अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम जिया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के पास पेपर्स के एक और बड़े बेहतरीन लेक्चर को मूव कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे नस्ट के पेपर्स के अंदर किस तरीके से मैथ्स का पोर्शन आता है इसको डिस्कस करें, इसको कवर अप करें, इसको देखें स्पेसिफिकली कि भाई किस तरीके से नस्ट के पेपर्स के अंदर मैथ्स के पोर्शन को टेस्ट किया जाता है। नस्ट का एग्जामिनर किस तरीके से बच्चों को डिफिकल्टी फेस करवाता है, नस्ट का एग्जामिनर किस तरीके से बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होता है। सो आज की क्लास के अंदर अगेन एक और बड़े बेहतरीन लेक्चर के साथ हम लोग नस्ट के पास पेपर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेटा अभी तक मैं नस्ट के मोर देन 4000 एमसीक्यूज को सॉल्व करवा चुका हूं। आपने कोशिश करनी है, अगर आप नस्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो इस पास पेपर्स की लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे लें। बिकॉज जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा है, भाई अगर आप नस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बात आपको बहुत कैटेगोरिकल वे में डिफाइन कर देता हूं। नस्ट के पेपर्स के अंदर पास पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 से। इस बैच के अंदर आपको तमाम की तमाम चीजें लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाएंगी। तमाम के तमाम एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स हों, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स हों, वी विल बी डिस्कसिंग इन द लाइव क्लासेस। सो प्लीज मेक इट श्योर कि अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं करा हुआ, आप उसको ज्वाइन अप कर सकते हैं। इस बैच में आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव होंगे। इसके अलावा तमाम की तमाम जो एप्टीट्यूड के टेस्ट होंगे वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे प्रॉपरली। जिस तरह नस का टेस्ट होता है, फास्ट का टेस्ट होता है, एनईडी का होता है, मैरान का होता है, सेम पैटर्न के ऊपर आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। आपके एफएलपीज होती हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, वो तमाम फीचर्स भी हम आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं टॉपिकल पास पेपर्स के सेक्शन के अंदर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात, कि भाई जो भी आपकी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है इन केस अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो जाए। इसके अलावा सबसे मजे की चीज कि भाई आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मगर तमाम के तमाम कोर्स आपको लाइव क्लासेस में कवर करवाया जाएगा। तो आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर सबसे अच्छा बेटा, अपनी आज की क्लास के हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं और देखते हैं आज की क्लास के अंदर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। देखो इस पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं ओमेगा की पावर 32 प्लस ओमेगा की पावर 37। एग्जामिनर कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है। एग्जामिनर कह रहे हैं ओमेगा की पावर 32 प्लस ओमेगा की पावर 37। वो तमाम बच्चे जो मेरे बैच के बैठे हुए हैं, या फिर अगर आपने मुझसे यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर्स मैंने जो अपडेटेड शायद नहीं डाले मैंने। बहरहाल यहाँ पे एक शॉर्टकट भी होती है कि अगर आपके पास कभी भी ओमेगा के ऊपर पावर्स आ रही है तो आप अंडर रूट वाली एक शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिवीजन वाली एक शॉर्टकट होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मगर एक नॉर्मल मेथड क्या होता है? नॉर्मल मेथड ये होता है कि कभी भी दुनिया में अगर ओमेगा के ऊपर हाईएस्ट पावर आ रही है तो हमेशा याद रखिएगा ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके? 1 के। इसके अलावा वेन एवर वी टॉक अबाउट द ओमेगा तो हमारे पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, और वो क्या होता है कि भाई 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 1 प्लस का ओमेगा तो जो चीज मिसिंग है वो दूसरी तरफ जाके होगी नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर तो जो चीज मिसिंग है दूसरी तरफ जाके होगी नेगेटिव का ओमेगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, जो चीज मिसिंग है वो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके नेगेटिव के साथ होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है ओमेगा की पावर 32 प्लस ओमेगा की पावर 37 कैसे सॉल्व करोगे? देखो, कभी भी ओमेगा पे हाईएस्ट पावर्स आ जाएं वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन ओमेगा क्यूब, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब देखो ओमेगा की पावर 32 आ रहा है। अब चूंकि ओमेगा की पावर 32 आ रहा है और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा? 32 3 के टेबल में नहीं आता, तो 32 से पहले का ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है? भाई 30 होता है। तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, इस पावर को ब्रेक कर दिया। तो ओमेगा की पावर 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, देन ओमेगा की पावर 37 जो आ रहा है इसको भी ब्रेक कर देंगे। ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा। सही है ना? अब देखो ओमेगा की पावर 30 किसके बराबर है? हमें पता है कि भैया यहाँ पे जब पावर्स को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब का ओमेगा क्यूब और 3 10 जार इज 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, प्लस का साइन ओमेगा की पावर 36 पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 3 12 जार इज 36। तो जाहिर सी बात है 3 का 3 और बाहर आ गया 12 का 12 इंटू ओमेगा का ओमेगा। मुझे पता है ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, 1 की पावर 10 कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, 1 की पावर 12 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा। और हमें ये बात मालूम है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा किसके बराबर होता है? नेगेटिव के 1 के। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज -1। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना, इज द करेक्ट आंसर। सिंपल इज दैट। क्या मुश्किल बात है भाई, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है, आपको पता है बात। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन 1 बाय अल्फा प्लस का 1 बाय बीटा किसके बराबर होगा?
अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। आपको बेसिकली एक इक्वेशन गिवन है। आपको इक्वेशन क्या गिवन है? आपको इक्वेशन गिवन है एक क्वाड्रेटिक 4x² प्लस का 3x प्लस का 7 इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर अल्फा या बीटा का जिक्र आ रहा है ना, आपको कुछ भी नहीं आता क्वेश्चन में, आप सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया करो। देखो सम ऑफ रूट निकालने का बेटा क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय a। अब देखो ये मेरे पास जो इक्वेशन है, इसमें ए ये है, बी ये है, सी ये है, सही है ना? तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का साइन, बी की जगह पे 3 आ गया, ए की जगह पे 4 आ गया। सिमिलरली मेरे पास देन अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर है? अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी डिवाइडेड बाय ए के। सी बराबर है किसके? 7 के। ए बराबर है किसके? 4 के। तो मेरे पास सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी आ गई। मेरे पास ये दोनों की दोनों टर्म्स आ गई, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब देखो एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या था? एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हें क्या निकालना है? 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा। हमें इस चीज को कैलकुलेट करना है, कोई मसले की बात नहीं है। कैसे करेंगे? हमें बेसिकली देखो फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करवा लो ना। कैसे? कि देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि भाई नीचे वाली टर्म्स को आपने सिंपल नीचे मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीटा अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अल्फा अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली देखो ये क्या बन गया, नीचे आ गया अल्फा बीटा, ऊपर आ गया सिंपल तरीके से अल्फा प्लस का बीटा। ऊपर क्या आ गया? अल्फा प्लस का बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज को डाल दो। तो भाई गौर से देखो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास नेगेटिव का 3/4। और अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर है? अल्फा डॉट बीटा बराबर है 7/4 के। तो बेटा नीचे वाले 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो मेरे पास फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आ गया? ये आ गया नेगेटिव का 3/7। क्या आ गया? नेगेटिव का 3/7। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर डॉग, डॉग माने डॉगी इज द करेक्ट आंसर, सही है ना भाई? तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा सॉल्व हो गया। बताओ भाई इसमें क्या मुश्किल बात है? कौन कहता है भाई मुश्किल है? बताओ भाई। अच्छा मुश्किल उसके लिए भाई जिसने तैयारी नहीं करी, जिसने तरीके से बैठ के तैयारी करी उसके लिए बहुत सिंपल वे है। क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर? सो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 फेब से। इस बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। इस बैच में ये तमाम की तमाम ट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी सिखा रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, x+2 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू x+2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू x प्लस का 2 माइनस का 1। अब देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है। अलजेब्रा के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर्स में आपको मिलेंगे, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर अगर आप अपने ऑप्शंस को देखो ना, ये ऑप्शंस आपको हर चीज डिफाइन करेंगे। एक ऑप्शन आ रहा है x+1 का होल क्यूब, दूसरा ऑप्शन आ रहा है x-1 का होल क्यूब, तीसरा ऑप्शन आ रहा है x+2 का होल क्यूब, चौथा आ रहा है x क्यूब देन x+3 का क्यूब। अब देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी कि यार मेरे पास दुनिया में एक फॉर्मूला होता है, मैंने बेसिकली उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन मुझे क्यूब की फॉर्म में गिवन है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के ऊपर मूव कर सकता हूँ। तो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला या a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? भाई देखो मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सिंपल तरीके से a क्यूब। फिर आगे क्या होगा? आगे होगा माइनस का 3a² इंटू बी। फिर आगे क्या होगा? आगे होगा प्लस का 3a इंटू बी स्क्वायर। देन आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से नेगेटिव के बी क्यूब का नेगेटिव का बी क्यूब। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई a माइनस बी के होल क्यूब का। सो भाई अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं, जो क्वेश्चन मुझे गिवन है बेसिकली वो यही तो गिवन है कि क्वेश्चन में देखो मेरे पास आ रहा है सबसे पहले x+2 का होल क्यूब, सही है। फिर माइनस के साइन के बाद क्या आ रहा है? 3 का 3। देन आगे आ रहा है x+2 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये जो 1 है ना, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ b। यहाँ पे b की जगह पे 1 लिख दिया। फिर आगे क्या होगा? प्लस का 3 का 3। a किसके बराबर है? a बराबर है देखो आपके पास क्वेश्चन में x+2 के, और b की जगह पे आ गया 1 का स्क्वायर। फिर देन लास्ट में क्या आ गया? 1 का क्यूब। तो गौर से अगर आप देखो तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है कि देखो a का क्यूब, फिर माइनस का 3a² बी, फिर प्लस का 3ab² फिर माइनस का बी क्यूब, सही है ना? तो हमने क्या करना है? हमने सिंपल इस फॉर्मूले को क्लोज करवा देना है। जब इस फॉर्मूले को हम क्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये देखो ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो मेरा ये क्या वैल्यू आ जाएगी? इधर आ जाएगा सिंपल x प्लस का 2, फिर माइनस का साइन, फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं, b की जगह पे आ गया 1, बाहर क्यूब का क्यूब। तो क्या बन गया? दो में से एक जाएगा, एक बचेगा। तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से x-1 का होल क्यूब। ये मेरा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। x
-1 का होल क्यूब। इस तरीके से फाइनली मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। मेरे पास फाइनली यहाँ पे पर्टिकुलरली ये आंसर आ गया। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, इसमें क्या चिंता की बात है भाई। नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व कर सकता है, आपको पता है बात। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है चुटकी बजा के, वो भी चुटकी बजा के। अच्छा भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इनइक्वालिटीज से। अक्सर बच्चे इनइक्वालिटीज से भागते हैं, हालांकि इनइक्वालिटीज आर समथिंग जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, कभी भी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इन इक्वालिटीज का क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं 3x - 1 लेसर देन x प्लस का 5 लेसर देन इक्वल टू 4x प्लस का 14। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी, इस क्वेश्चन को हम किस पैटर्न के ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे, किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे। कि भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है सॉल्व करने की, कि आपके पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है 3x - 1, यहां पे आ रहा है आपके पास लेसर देन का साइन, और फिर उसके बाद आगे आ रहा है x प्लस का 5, देन मेरे पास आ रहा है लेसर देन इक्वल टू, आगे आ रहा है 4x प्लस का 14। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे दो पैटर्न्स के ऊपर सॉल्व। यानी कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा, फिर मैं इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा, ताकि मेरे लिए चीजों को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाए। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्योंकि भाई तीन टर्म्स एक साथ आ रही है ना इनइक्वालिटी में, तो आसान तरीका क्या है, आप बारी बारी करके सॉल्व करो ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान रहे। सही है, तो पहले मैंने इस वाले पार्ट को उठा लिया। अब देखो, एक जैसी टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। प्लस का एक्स जब यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है माइनस का एक्स हो जाएगा। माइनस का 1 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो मेरे पास 3x माइनस का x 2x आ गया, और 5 प्लस का 1 होता है 6 के बराबर। यहाँ पे देखो बेटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 6 पे डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपल x की वैल्यू क्या आ गई, 3 के बराबर। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, x इज लेसर देन 3। यानी कि x की वैल्यू कैसी आ रही है, x हमारे पास लेसर देन 3 के बराबर आ रहे हैं। तो मैंने इस वाली इनइक्वालिटी को जब सिंप्लीफाई करवाया तो मेरा ये आंसर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं राइट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यूज हैं, सही है ना, उनको सिंप्लीफाई करवाता हूँ। कि देखो भैया, राइट हैंड साइड के ऊपर जो ये वाली वैल्यूज आ रही है ना, अब मैं इनको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आ गया x प्लस का 5, ये आ गया लेसर देन इक्वल टू, यहाँ पर आ रहा है 4x प्लस का 14। अब देखो सिंपल वे में, एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे, अब की बारी में मैं प्लस के x को यहाँ भेज रहा हूँ। प्लस का 14 जब यहाँ पर आएगा, नेगेटिव का 14 हो जाएगा, तो 5 में से 14 को माइनस करवा दीजिए। लेसर देन इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 4x माइनस का x। 5 में से अगर मैं 14 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव का 9, और 4x माइनस का x, ये आ गया 3 के बराबर, 3x के बराबर। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, 3 1 3 होता है, 3 3 9 होता है। तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 3 लेसर देन इक्वल टू, और यहाँ पर आ गया x। देखो मेरे पास x की एक वैल्यू आ रही है -3 से बड़ी, एक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव के 3 से छोटी। तो अगर मैं इसको अब कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा। अब देखो, मुझे अपना आंसर प्लॉट करना है, मुझे अपना आंसर बनाना है। देखो मैं क्या कह सकता हूँ, जरा गौर से बात समझिएगा। मैं कहूंगा कि x की वैल्यू क्या है, x की जो वैल्यू है ना, ये -3 से कैसी है, बड़ी है या उसके बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही है -3, मगर x की जो वैल्यू है, इस वाले अगर सिंबल को आप देखो कैसी है, 3 से छोटी है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, x की वैल्यू -3 के बराबर है या उससे बड़ी है, मगर +3 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो ये मेरा फाइनली करेक्ट आंसर आ रहा है। तो बेटा देखो, हमारे पास यहाँ पे सिंपल तरीके से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, बट लेसर देन क्या है, 3 है। अगर मैं अपने सारे के सारे ऑप्शंस को देखूं तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई मेरा जो टाइपिस्ट है वो बहुत अच्छा आदमी है। आपको पता है बात, कि भाई उसने माशाल्लाह से ऑप्शन नंबर ए के अंदर यहाँ पे नेगेटिव का 3 होगा। सही है ना, कि आपके पास एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव के 3 के बराबर या उससे बड़ी, और प्लस के 3 से कैसी है, छोटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बट सिंस माई टाइपिस्ट इज अ वेरी गुड पर्सन, सो कोई मसले की बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां वो कर देता है। खैर है, मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है देयर आर 5 men and 6 women of an organization available for the committee work. If a committee is to consist of 4 people, how many ways can a committee are formed such that it will consist of entirely men? अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में आपको जो डेटा बताया हुआ है ना, कभी भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए, परमुटेशन का क्वेश्चन आए, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर डेटा। हमेशा डेटा को अपने गो थ्रू करो। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपके पास मर्द कितने मौजूद हैं, हमारे पास मेन गिवन है 5 के, सही है ना, और वुमेन्स कितनी है, 6 है। हमारे पास मर्द 5 आ रहे हैं और वुमेन्स कितनी आ रही हैं, 6। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई 5 मर्द और 6 औरतें एक ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी वर्क करने के लिए बैठी हुई हैं। इफ अ कमेटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 people, अगर कमेटी में क्या होने चाहिए, 4 लोग होने चाहिए। यानी कि मुझे कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 4 लोग। यानी कि सिलेक्शन कितने की करनी है, 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी आर फॉर्म सच दैट इट विल कंसिस्ट ऑफ एंटायरली मैन। यानी कि कमेटी में सिर्फ मर्द होने चाहिए। एग्जामिनर ने सिंपल सी बात कर दी भाई, एग्जामिनर ने तो यहाँ पे बात ही खत्म कर दी। उसने बोला कमेटी में सिर्फ मर्द होने चाहिए। इसका मतलब कि आप वुमेन्स की तादाद को सेलेक्ट ही नहीं करोगे। तो यानी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया,
सिंपल तरीके से टोटल मर्द कितने हैं? 5। और सेलेक्ट कितने करने हैं आपको? सारे के सारे मर्द सेलेक्ट करने हैं ना, और 4 लोगों को सेलेक्ट करने हैं, और वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? मर्द होने चाहिए। सिंपल वे में आंसर आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 4 के बराबर। 5 कॉम्बिनेशन 4 किसके बराबर होगा? सिंपल तरीके से 5 के बराबर आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो, कैसे चेक कर सकते हो इसको? ऊपर आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवाओगे कहाँ तक? 4 फैक्टोरियल तक। नीचे वाला 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल 5 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज सर हाशिम की एक शॉर्टकट है, कभी भी ऊपर कोई भी नंबर आ रहा हो और कॉम्बिनेशन में नीचे उससे जस्ट एक छोटा नंबर आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा आपका आंसर ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 10 कॉम्बिनेशन 9, ऊपर जो भी नंबर आ रहा है नीचे जस्ट उससे अगर एक कम नंबर आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा? ऊपर वाली वैल्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है the number of ways in which 5 differently colored beads can be arranged in a circle on a table is dash। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर की लॉजिक क्या है? एग्जामिनर बेसिकली कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज बताइए अगर मुझे 5 डिफरेंट कलर्ड बीड्स को अरेंज करना है सर्कल के अंदर टेबल के ऊपर। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर टेबल के ऊपर करना है तो रॉ अरेंजमेंट है, सर्कल में करना है सर्कुलर अरेंजमेंट है। एग्जामिनर की अब बात को समझो। एग्जामिनर ने क्या कहा है कि भाई टेबल के ऊपर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करनी है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आ जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। कि भाई एग्जामिनर ने देखो क्या कहा हुआ है, 5 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स को आपने अरेंज करना है सर्कुलर अरेंजमेंट में, सर्कल के अंदर अरेंज करना है, टेबल के ऊपर सर्कल में अरेंज करना है ना। टेबल के ऊपर आपको लेट सपोज प्लेटों को अरेंज करना पड़ जाता है, टेबल के ऊपर आपको कभी ग्लासेस को अरेंज करना पड़ जाता है, तो वो लॉजिक यहाँ पर आ रही है। तो भाई मुझे पता है सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल n माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो भैया अगर 5 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स आ रही हैं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइनस का 1 फैक्टोरियल, यानी कि सिंपल तरीके से ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल के बराबर। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है भाई? 4 फैक्टोरियल होता है 24 के बराबर। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर होगा 24 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। एग्जामिनर कहते हैं assuming that the digits can be repeated, how many different 3 digit positive whole numbers can be formed with the number 1 2 3 4 5 and 6। यानी कि देखो एग्जामिनर ने आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि डिजिट्स कैसे हैं? डिजिट्स हो रहे हैं रिपीट, यानी कि मेरे पास रिपीटेड डिजिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भैया डिजिट्स कैसे हैं? डिजिट्स रिपीटेड हैं। ओके, पहले नंबर के ऊपर। आगे एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास अगर डिजिट्स रिपीट हो रही है ना तो क्या कैलकुलेट करके बताओ। ये कैलकुलेट करके बताओ कि भाई 3 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है, तुम्हें टोटल 6 नंबर्स गिवन है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो आपको टोटल कितने डिजिट्स गिवन है, आपको जो वैरायटी गिवन है नंबर्स की वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। आपके पास यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। और मुझे कितने डिजिट का नंबर क्रिएट करना है? 3 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। यानी कि भाई यूनिट प्लेस आ गई मेरे पास, ये 10 प्लेस आ गई मेरे पास, 100 प्लेस आ गई। क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि भैया आपको 3 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है और आपके पास रिपीटिशन क्या है? अलाउड है। तो भाई जाहिर सी बात है 100 प्लेस में भी 6 मेरे पास क्या है? चांसेस होंगे। 10 प्लेस के लिए भी 6 चांसेस होंगे, क्योंकि देखो इन 6 में से अगर मैंने कोई भी नंबर 100 प्लेस पे इस्तेमाल कर लिया तो बेटा मैं उसको आगे भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि रिपीटिशन क्या है? अलाउड है। तो भाई टोटल मेरे पास 6 चॉइसेस हैं। इन 6 में से अगर मैंने कोई नंबर 100 प्लेस पे रख दिया तो मैं उसको आगे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो 10 प्लेस के पास भी नंबर ऑफ चॉइसेस, मैं 6 नंबर की बात नहीं कर रहा, हम नंबर ऑफ चॉइसेस की बात कर रहे हैं। तो 10 प्लेस पे भी 6 चॉइसेस होंगी, इसी तरीके से यूनिट प्लेस के ऊपर भी 6 चॉइसेस होंगी। यानी कि देखो मैं 1 1 1 भी क्रिएट कर सकता हूं, मैं 1 1 2 भी क्रिएट कर सकता हूं, मैं 1 1 3 भी क्रिएट कर सकता हूं। तो भाई कितने टोटल नंबर फॉर्म होंगे? आप इंडिविजुअल वेज को मल्टीप्लाई करवा दो तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इसके बराबर होगा 6 6 36 और 36 इंटू 6 216, यानी कि 6 का क्यूब क्या होता है? 216 के बराबर। यानी कि मेरे पास टोटल 216 वेज होंगे कि अगर रिपीटिशन अलाउड है तो मैं इन 6 नंबरों में से 3 डिजिट का नंबर कितने वेज में क्रिएट कर सकता हूं कि अगर रिपीटिशन अलाउड है? 216 के ऊपर 216 नंबर ऑफ वेज है मेरे पास इन 6 नंबरों में से 3 डिजिट के नंबर को क्रिएट करने के। दैट्स द लॉजिक हियर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई assuming that a no digit can be repeated, again a very interesting logic, assuming that a no digit can be repeated, how many different 3 digit positive whole numbers can be formed with the number 0 1 2 3 4 5? अब देखो आपको क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक गिवन है भाई, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि बेटा तुम्हारे पास नंबर्स क्या हैं? तुम्हारे पास नंबर्स आ रही हैं 0, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5। यानी कि टोटल तुम्हारे पास 6 नंबर्स हैं अभी भी। यानी कि देखो 0 1 2 3 4 5, आपको क्रिएट क्या करना है?
तीन डिजिट का पॉजिटिव नंबर क्रिएट करना है, मगर आपको इस क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इस क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी कि एक नंबर अगर पहले इस्तेमाल करा उसको आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर इस क्वेश्चन में असल लॉजिक जानते हो क्या है? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई सर ये तीन डिजिट का नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। तो भाई पहले ही वहां पे क्या डाल देंगे, टोटल 6 चॉइसेस गिवन है, तो 100 पे 6 डाल देंगे, 10 पे 5 डाल देंगे, यूनिट पे 4 डाल देंगे। उनको लगेगा उनका आंसर सही आ जाएगा। 5 6 30, 30 इंटू 4, उनको लगेगा 120 करेक्ट आंसर है। हालांकि ये कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। मेजॉरिटी बच्चे जो है ना 120 को करेक्ट आंसर कंसीडर कर रहे होंगे, ये कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके पीछे रीजन को समझिएगा कि देखो आपको जो 6 नंबर्स गिवन है ना बेटा, उनमें से एक नंबर क्या आ रहा है, जीरो। और दुनिया में जीरो कभी भी स्टार्टिंग प्लेस पे नहीं आ सकता। क्योंकि देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूं। आप कभी भी ब्रेड लेने के लिए किसी बेकरी पे जाते हो तो अंकल को क्या बोलते हो, अंकल अंकल मुझे वो 090 की ब्रेड दे दें। बेटा अंकल झापड़ मारेंगे, अंकल बोलेंगे भाई 090 क्या होता है, 90 रुपए बोल सीधा। ये 090 क्या होता है? या फिर लेट सपोज आप पीको करवाने के लिए कोई दुपट्टा लेके जाते हो, आप अंकल को क्या बोलते हो, अंकल अंकल मुझे 055 का पीको कर दे। अंकल बोलेंगे बेटा जीरो पहले क्यों लगा रहे हैं, लगता है तुमने मैथ्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री या फिजिक्स में नहीं पढ़ी हुई। तो भाई कभी भी जीरो तुम्हारे पास नॉन जीरो से पहले आ जाए उसकी कोई वर्थ नहीं होती। नॉन जीरो के बाद जब जीरो आता है उसकी दुनिया में बहुत वर्थ होती है। तो भाई जीरो कभी भी स्टार्टिंग प्लेस पे नहीं आ सकता। ये मैथ्स की बड़ी बुनियादी कंडीशन है, दुनिया इसके ऊपर कायम हुई भी है भाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि देखो मुझे तीन डिजिट का नंबर क्रिएट करना है, 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस। आई नीड टू क्रिएट अ 3 डिजिट नंबर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मगर मेरे पास चॉइसेस जो 6 चॉइसेस आ रही है ना, देखो मेरे पास टोटल कितनी चॉइसेस आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 चॉइसेस हैं। मगर जो जीरो है ना वो कभी भी स्टार्टिंग प्लेस में नहीं आ सकता। तो स्टार्टिंग प्लेस के लिए मेरे पास एक कंडीशन बन गई, स्टार्टिंग प्लेस के लिए मैं बाउंड हो गया हूं कि मैं कभी भी जीरो को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मेरे पास कितने डिजिट्स स्टार्टिंग प्लेस पे आ सकते हैं, कितनी चॉइसेस स्टार्टिंग प्लेस के लिए अवेलेबल है, सिर्फ 5। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं जाऊंगा 10 प्लेस के ऊपर। देखो मेरे पास टोटल कितनी चॉइसेस हैं, मेरे पास टोटल कितने नंबर्स थे, 6। सही है ना? स्टार्टिंग प्लेस के ऊपर जीरो आ नहीं सकता, क्योंकि जीरो स्टार्टिंग प्लेस पे कभी भी आएगा तो नंबर 3 डिजिट नहीं रहेगा, 2 डिजिट बन जाएगा। तो स्टार्टिंग प्लेस पे मेरे पास कंडीशन ये है कि मैं स्टार्टिंग प्लेस पे जीरो को नहीं डाल सकता। डेट द रीजन कि स्टार्टिंग प्लेस पे जीरो नहीं आएगा कभी भी। उसके अलावा बाकी के 5 नंबरों में से कोई भी नंबर आ सकता है, बाकी की 5 चॉइसेस में से कोई भी चॉइस स्टार्टिंग प्लेस पे आ सकती है। तो अब देखो जब मैं 10 प्लेस पे जाऊंगा, अब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो कि भाई टोटल नंबर्स तो 6 थे, यानी कि टोटल तो 6 चॉइसेस थी। मैंने कोई एक नंबर, कोई ना कोई एक नंबर मैंने स्टार्टिंग प्लेस पे डाल दिया। तो अब 10 प्लेस पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 5। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 5 कैसे आ गया? अरे भाई देखो जीरो स्टार्टिंग प्लेस पे नहीं आ सकता, जीरो बाद में तो आ सकता है ना। भाई देखो स्टार्टिंग प्लेस पे फॉर एग्जांपल आपने 2 डाल दिया तो बीच में तो जीरो आ सकता है। सिमिलरली स्टार्टिंग प्लेस पे आपने 1 डाल दिया, आपके पास देन 6 आपने डाल दिया, आपने देन अगली प्लेस पे 5 डाल दिया, लास्ट में जीरो डाल दिया। भाई जीरो बाद में तो आ सकता है ना, स्टार्टिंग प्लेस पे खाली नहीं आ सकता। तो जरा गौर से बात समझो, मैं पूरी बात को रिकैप कर रहा हूं, किसी को अगर बात समझ में नहीं आई तो मैं पूरी बात को रिकैप कर रहा हूं। ये देखो बेटा आपके पास टोटल 6 नंबर हैं, टोटल 6 चॉइसेस हैं आपके पास। चूंकि इन 6 में से एक नंबर जीरो है, और जीरो कभी भी स्टार्टिंग प्लेस पे सिर्फ नहीं आ सकता, तो डेट्स द रीजन कि मेरे पास 6 में से एक चॉइस कम हो गई सिर्फ स्टार्टिंग प्लेस के लिए। कभी भी आपके पास चॉइसेस में अगर जीरो आ रहा हो तो हम स्टार्टिंग प्लेस पे तो कभी भी नहीं डाल सकते। तो भाई स्टार्टिंग प्लेस में मेरी एक चॉइस क्या हो गई, कम हो गई है। मगर ये जो जीरो का डिजिट है ये अगली चॉइसेस के अंदर तो इस्तेमाल होगा ना। तो भाई अगर मैंने 6 नंबर चॉइसेस मेरी टोटल थी, तो भाई जीरो स्टार्टिंग प्लेस पे नहीं आ सकता। डेट्स द रीजन कि यहां पे कितनी चॉइसेस हैं, 5। मगर अब जब मैं आगे जाऊंगा तो भाई टोटल नंबर मेरे 6 थे, जीरो को इंक्लूड करके टोटल नंबर तो मेरे 6 थे ना, गिवन थे। तो भाई जाहिर सी बात है कोई एक नंबर मैंने स्टार्टिंग प्लेस पे डाल दिया होगा। जो भाई मैंने 5 नंबर रखे तो में से कोई एक तो डाला होगा ना। तो चूंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आपका एक डिजिट क्या हो गया, कम हो गया। अब ये 5 हो गए। अब जब फर्दर मैं यूनिट प्लेस पे जाऊंगा तो मैंने एक नंबर और यहां पे डाल दिया, तो मेरा एक चॉइस और कम हो गई, तो मेरे नंबर कितने बन गए, चॉइसेस 4। अब आप इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5 5 जार 25, 25 इंटू 4, 25 4 जार क्या होता है, 100 के बराबर। सिंपल तरीके से आपके कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, कितने आपके पास नंबर ऑफ वेज हैं, आप 3 डिजिट का डिफरेंट नंबर क्रिएट कर सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो। अगर आपके पास 0 1 2 3 4 5 की चॉइसेस आपको गिवन है, आपके पास 100 नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन की लॉजिक को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। एग्जामिनर ने आपको जो नंबर्स दिए हुए वो क्या दिए हुए, 0 1 2 3 4 5। आपको क्रिएट क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर। 3 डिजिट का मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस भी है आपके पास, 10 प्लेस भी है, 100 प्लेस भी है। देखो आपको टोटल कितने नंबर्स गिवन है, हम टोटल की बात कर रहे हैं। टोटल मुझे 6 नंबर्स गिवन है। हम हमेशा नंबर डालना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो बेटा देखो इन 6 में से एक नंबर जीरो आ रहा है, जीरो कभी भी स्टार्टिंग प्लेस पे नहीं आएगा। तो भैया इसका मतलब 100 प्लेस पे कितनी चॉइसेस आ गई, मेरे पास 5। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा, चूंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि रिपीटिशन
रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने इन पांचों में से कोई एक चॉइस तो यहां पे प्लेस कर दी ना। अब मेरे पास कितनी चॉइसेस बची हैं, सिर्फ पांच बची ना, क्योंकि टोटल तो मेरे 6 नंबर्स थे, तो मैंने कोई एक नंबर तो यहां पे प्लेस कर दिया है। अब जब मैं 10 प्लेस पे जाऊंगा तो 6 में से चूंकि एक चॉइस मैंने कहीं आगे प्लेस कर दी है, तो मेरे पास सिर्फ 5 चॉइसेस बची। सिमिलरली जब मैं फर्दर आगे जाऊंगा मेरे पास खाली 4 चॉइसेस बचेंगी। इस तरीके से आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपसे कहूं कि अगर रिपीटिशन अलाउड होती तो क्या होता। अगर रिपीटिशन अलाउड होती ना, फिर देखो फिर क्या होता, इसको भी समझ लो हाथ के हाथ। ये मेरे पास यूनिट प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 प्लेस है। देखो अगर रिपीटिशन अलाउड होगी ना, तो अगेन स्टार्टिंग प्लेस के ऊपर कभी भी जीरो नहीं आ सकता, तो स्टार्टिंग प्लेस के लिए क्या होगी, 5 चॉइसेस। मगर चूंकि अगली कंडीशंस के अंदर जीरो आ सकता है और रिपीटिशन भी अलाउड है, तो इसका मतलब अगर मैंने पहले यहां पे कोई भी नंबर रखा है उसको आगे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मेरे पास अगली प्लेसेस के लिए 6 6 6 आएगा, क्योंकि देखो आपके पास रिपीटिशन के अलाउड टोटल नंबर 6 थे। स्टार्टिंग प्लेस में 5 सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन 6 में से एक नंबर जीरो का है, और स्टार्टिंग प्लेस में कभी भी जीरो रखा नहीं जाएगा, इसलिए एक चॉइस स्टार्टिंग प्लेस में सिर्फ इसलिए कम हो रही है। मगर कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्या होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, आपने जो भी नंबर रखा होगा स्टार्टिंग प्लेस में उसको आगे भी इस्तेमाल कर सकते होगे, इसलिए आपके पास बाकी चॉइसेस के अंदर आपकी टोटल वैल्यू सिमिलर रहेगी। दैट्स द लॉजिक यार। क्या मुश्किल बात है यार, इसमें नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है, आपको बात मालूम है, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व कर लेता। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे कहता है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0। मेजॉरिटी टीचर्स आपको पता है इसका लंबा सा मेथड पढ़ाएंगे। प्लीज मार्क इट आउट दिस क्वेश्चन। भाई मेरे बैच के जो बच्चे हैं ना, मेरे जो शागिर्द हैं, बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसको एज अ टाइम सकर सॉल्व करेंगे, अपने 10 मिनट इस पर जाया कर देंगे। मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर पता है क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवाएंगे, उसके बाद ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे, ब्ला 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 ब्ला, एक बहुत लंबा सा मेथड फॉलो करेंगे। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर कोई मेरा शागिर्द बैठा हुआ है, भाई मैंने आपको एक शॉर्टकट पढ़ाया था, कभी भी अगर आपको एलिप्स की जनरल इक्वेशन गिवन है ना, ये देखो साफ तौर पे दिख रहा है एलिप्स की इक्वेशन है, ऑल्दो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है मगर मुझे दिख भी रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब एलिप्स की इक्वेशन आ रही है। तो भाई मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, आप हमेशा देखो कौन सा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से बड़ा है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ बड़ी वैल्यू है, वाई स्क्वायर के साथ छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के। जो भी बड़ी वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में से, वो आपका ए स्क्वायर होगा। दूसरी वाली वैल्यू आपकी डायरेक्टली क्या बन गई, 1 के बराबर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एसेंट्रिसिटी। भाई मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आपको एसेंट्रिसिटी की एक बड़ी बेहतरीन शॉर्टकट सिखाया था। एसेंट्रिसिटी दुनिया में कैलकुलेट करने का शॉर्टकट क्या होता है, एसेंट्रिसिटी निकालने का शॉर्टकट है सिंपल, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। भाई ये शॉर्टकट आपको और कहीं नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये मैथमेटिक्स शॉर्टकट है ना, तभी तो भाई सिंपल तरीके से आपने क्या करा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर, नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ क्या बन जाएगा, 4 में से 1 गया 3, और अंडर रूट 4 किसके बराबर होगा, अंडर रूट 4 को मैं अगर सिंप्लीफाई करवा दूं तो रूट 4 बराबर होगा सिंपल तरीके से 2 के। तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चा परेशान, सर अंडर रूट 3 बाय 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई बहुत सिंपल है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। कैसे कि देखो हमें ये बात मालूम है कि अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है, तमाम के तमाम अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो किसी भी ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली आंसर नहीं गिवन। इसका मतलब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा डेसिमल में। रूट 3 बराबर होता है किसके बेटा, 1.7 के, नीचे डिवीजन में 2 का 2 आ गया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाऊं तो 1.7 को मैंने अंदर रखा, 2 को मैंने बाहर रखा। देखो 1.72 से छोटा नंबर है, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। यहां पे क्या लगाऊंगा, डेसिमल। तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट है ना आगे चला जाएगा, ये 17 बन गया। 2 के टेबल में 17 आता है, नहीं आता, उससे छोटा नंबर क्या होता है, 2 8 जार इज 16, 2 8 जार इज 16, कितना बचा यहाँ पे, एक बच गया। अब जब एक बच गया ना, अभी देखो 1 अगेन 2 से छोटा नंबर है, चूंकि मैंने डेसिमल ऑलरेडी लगाया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 कहां पर आता है, 5 के ऊपर, तो 2 5 10, तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, 0.85 के बराबर। कौन सा ऑप्शन 0.85 के नजदीक तरीन आ रहा है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इज वेरी 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 क्लोज टू 0.85। 0.9 क्या क्लोज आ रहा है ना, 0.707, 0.7 तो बहुत दूर आ रहा है। 1/√2 भी दूर होगा, √3/4 भी दूर होगा, तो सबसे करीब तरीन नंबर कौन सा 0.85 के करीब आ रहा है, 0.9 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये लॉजिक, ये शॉर्टकट आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला भाई, ये तमाम की तमाम चीजें मैं अपने बैच के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। एक एक चीज मैंने बताई हुई होती है। अब देखो ये चीज मैंने
मैंने आपको अपने जो मेरे डिटेल लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको मिली होगी ना, मैंने वहां भी ट्रिक आपको सिखाई होगी कि भाई कभी भी आपके पास अगर एलिप्स की कंडीशन आ जाए ना, तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट क्या है, सिंपल सी ये होती है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। या फिर अगर हाइपरबोला होगा तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट होती है रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर। यह हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, ये एलिप्स की एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या मुश्किल बात है, क्या कंफ्यूजन की बात है? अच्छा, असल चीज क्या है कि देखो अगर जनरल फॉर्म में एलिप्स की इक्वेशन आ रही है ना, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जिसके साथ बड़ा कोफिशिएंट आ रहा है वो आपका ए स्क्वायर है, जिसके साथ छोटा कोफिशिएंट आ रहा है वो आपका बी स्क्वायर है। विद इन सेकंड्स में चुटकी बजा के आंसर आएगा, ये सर हाशिम की गारंटी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 28। आगे कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस बता दो। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज कि सर ये कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भाई अगेन बहुत सिंपल है यार, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इसको तो आप डायरेक्टली मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड के ऊपर भी। आपको देखो एलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, 4x स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस का 7y स्क्वायर इक्वल टू के बाद 28। ये जो 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी इक्वेशन से जाकर डिवाइड करवा दो, तो भैया जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर। चलो मैं करके दिखा देता हूं, वरना मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि दोनों टर्म्स का मल्टीपल आ रहा है 28। तो भाई चलो मैं एक और ट्रिक आपको बताऊं, चलो पहले मैं करके दिखाता हूं, मैं ट्रिक बताता हूं कि भाई सिंपल 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके पूरी टर्म से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी 28 क्या हो जाएगा, इस टर्म से भी डिवाइड हो जाएगा। 28 डिवाइडेड बाई 28 1 हो गया, सही है ना? तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 4 7 जार इज 28 प्लस का 7 4 जार इज 28, तो नीचे आ गया सिंपल तरीके से 4 का 4 इक्वल टू के बाद 1। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, हमेशा याद रखिएगा एलिप्स के अंदर या हाइपरबोला के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर मल्टीपल इक्वल टू के इस तरफ गिवन है ना, तो आपने पता है करना क्या है, आपने आंखें बंद करके जो भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अगले वाले के नीचे आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अगले वाले के नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू लिखी हुई थी ना, वो वाई स्क्वायर के नीचे आ गई, जो वाई स्क्वायर के साथ वैल्यू लिखी हुई थी वो एक्स स्क्वायर के नीचे आ गई। ये ट्रिक होती है। ये ऐसा होता क्यों है, जब कभी तुम्हारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीपल बराबर है इक्वल टू के इस तरफ कांस्टेंट के, तो जब कभी आप डिवाइड करवाओगे ना, तो जाहिर सी बात है नीचे वाली वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। खैर, हमारे पास ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर आ गया 7 के बराबर। बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, बी स्क्वायर आ गया मेरे पास 4 के बराबर। क्लियर है? मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस। देखो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला होता है 2a डिवाइडेड बाई ई। अब जो नालायक बच्चा है ना, जो आपका दोस्त किसी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ है, उसने पता है, उसने तरीकेकार पढ़ा हुआ है कि पहले सी को निकालो, फिर सी आएगा तो एसेंट्रिसिटी आएगी। नहीं, आपने लाजमी तौर पे अपने कोचिंग के अपने दोस्तों से पूछना है कि भाई ये शॉर्टकट आपको आती है कि नहीं आती। सर हाशिम ने कहा कि एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट क्या है, अंडर रूट में डालो सिंपल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो भैया देखो ए स्क्वायर किसके बराबर है 7 के, बी स्क्वायर किसके बराबर है 4 के, नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर यानी कि 7। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर बन गया 7 में से 4 गया 3, नीचे देखो 7 का 7 एज इट इज। तो यानी कि मेरे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई √3 डिवाइडेड बाय 7। सही है? अब देखो मुझे डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2a डिवाइडेड बाय ई। तो सिंपल तरीके से 2 का 2 एज इट इज। ए किसके बराबर है, देखो ए स्क्वायर 7 के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा अंडर रूट 7 के, क्योंकि देखो ए स्क्वायर 7 के बराबर है, तो व्हाट विल बी ए इज बेसिकली √7। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए की जगह पे आ गया अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7, और नीचे डिवीजन में ई किसके बराबर आया, देखो ई की वैल्यू आई √3 डिवाइडेड बाय √7, यानी कि ई की वैल्यू किसके बराबर आई है, अंडर रूट के अंदर 3/7 है ना, तो अगर आप रूट को ब्रेक कर दो तो ये आ गया √3/√7। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल जानते हो क्या होता है? मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये क्या बन गया, ऊपर आ गया 2 इंटू √7 इंटू ये नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी √7/√3। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सिंपल तरीके से ये अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा। मैं इसका बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर टू अंडर रूट्स मल्टीप्लाई एंड दे हैव द इनर वैल्यू सिमिलर, तो अंदर वाली वैल्यू को बस आप एक दफा लिखते हो, और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3। तो अब देखो तमाम ऑप्शंस के अंदर कहीं भी आपको आंसर नहीं दिख रहा, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई मैथ्स के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट कभी भी प्रेफरेबल नहीं होता, तो मैथ्स कहता है इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे, रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट का। उससे एक फायदा क्या होगा, देखो ऊपर बन गया 7 2 14 इंटू √3, ऊपर मेरे पास आ गया सिंपल 14 √3, और नीचे देखो √3 से मल्टीप्लाई होगा सिंपल 3 आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बैलून, बी फॉर बनाना, बी फॉर बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो गया
बेटा मेरा सॉल्व हो गया। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पेपर के अंदर, अगर आप क्वेश्चंस की कंडीशंस को देखो ना, क्वेश्चंस की टाइप को देखो, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि भाई आपके पास कॉनिक्स से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सिर्फ 10 एमसीक्यूज के अंदर देखो आपका टोटल जाविया बदल गया, अलजेब्रा भी आ रहा है, परमुटेशन भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, कॉनिक्स भी आ रहा है। तो भाई ये होता है एक इंपॉर्टेंट पेपर। इस तरीके से देखो नस्ट का पेपर आपके पास आएगा। आप इस पेपर से इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि देखो नस्ट के पेपर में किस तरीके से एमसीक्यूज मिक्स होते हैं। कि भाई पहले अलजेब्रा चल रहा है, उस इक्वेशन चल रहा है, इक्वेशंस का टॉपिक आ गया, अलजेब्रा आ गया, परमुटेशन आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, कॉनिक्स आ गया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की बुनियादी कुछ बातें पूछ ली गई। तो भाई नस्ट के पेपर में टोटल 100 एमसीक्यूज आएंगे मैथ्स के पोर्शन में, और इन 100 एमसीक्यूज में हर तरह का क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन भी होगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी होगा। जैसे कि इस पेपर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डिफिकल्ट एमसीक्यूज बच्चों के लिए इनइक्वालिटी का हो सकता है। ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। या फिर अगर आप कॉनिक का ये कॉन्सेप्ट देखो तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि अगर जनरल फॉर्म में एलिप्स गिवन है तो सिंप्लीफाई कैसे करना है विद इन सेकंड्स के ऊपर। अक्सर बच्चों को एफएससी का मेथड पता होता है, या फिर उनको नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स के अंदर लंबा मेथड पढ़ाया जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। वाइल ऑन दी अदर हैंड आपने शॉर्ट लिमिटेड टाइम के अंदर एमसीक्यूज को कवर करना है। देखो 100 एमसीक्यूज है मैथ्स के, बाकी सब्जेक्ट्स के फिजिक्स के और इंग्लिश के 100 एमसीक्यूज हैं। आपको जो टोटल टाइम अलाउड है नस्ट के पेपर में वो 180 मिनट का है। 180 मिनट में आपने 200 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप नॉर्मल वैरायटी तरीके से, जो एक नॉर्मल तरीकेकार है उस पर अगर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने के ऊपर जाओ, आपका पेपर कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होती है कि भाई आपने पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हमेशा याद रखिएगा पेपर को अटेम्प्ट करने की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने हमेशा पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हमेशा याद रखिएगा आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले थ्रू आउट द पेपर आपने इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपने, चाहे वो मैथ्स के इजी एमसीक्यूज हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, देन आपने कोशिश करनी है मॉडरेट एमसीक्यूज के ऊपर जाओ, जो थोड़े लेंथी वाले थे जिनको आपने छोड़ दिया था। जो लेंथी एमसीक्यूज आ रहे हैं उसको पहले छोड़ दो, सिर्फ इजी एमसीक्यूज को पहले अटेम्प्ट करो, फिर मॉडरेट के ऊपर जाओ, और सबसे लास्ट में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एमसीक्यूज के ऊपर जाओ, जहां पे आपको लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा या आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा सोचने के लिए। इस स्ट्रेटेजी को हमेशा फॉलो किया करो। सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो नस्ट में अपेयर हो रहे हैं, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि आपकी डेडलाइन जो है 9 फेब तक इंक्रीज कर दी गई है रजिस्ट्रेशन की, तो भाई रजिस्ट्रेशन करवाओ। सेकंड नंबर के ऊपर कोशिश करो जैसे जैसे पेपर देते रहो, तो बेटा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आके मुझे लाजमी तौर पे पेपर अपना बताइएगा कैसा पेपर गया, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, ताकि मैं उनके ऊपर अपने क्वेश्चंस को डिजाइन करके आप लोगों से डे 1 डे 2 डे 3 के रिव्यू शेयर करूं, बताऊं कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि भाई अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एटलीस्ट ये आपका काम है बेटा। अगर आप इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपसे पहले वाले बच्चों ने अगर आप पे एहसान किया तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि भाई आप भी अपने आने वालों के ऊपर या फिर अपने लिए ये काम करो, क्योंकि आगे नेट 3 भी आएगा, नेट 4 भी आएगा। तो भाई ये मालूम होना चाहिए किस तरीके के पेपर टेस्ट हो रहे हैं। सेकेंडली पास पेपर्स की सीरीज को लाजमी फॉलो करो चाहे कुछ भी हो जाए। थर्डली अगर आप अभी तक आपने तैयारी अच्छी नहीं करी हुई या किसी गलत इंस्टीट्यूट में फंस गए हो तो भाई लाजमी तौर के ऊपर बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच की सबसे खास बात यह कि बेटा तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ जो भी शॉर्टकट्स होती हैं, जो भी ट्रिक्स होती हैं, वो हम आपको क्लासेस के अंदर कन्वे करती हैं। इसके अलावा चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो नस्ट के लिए, या फिर अगर आप नस्ट के अलावा यूईटी में भी अप्लाई कर रहे हो, फास्ट में भी अप्लाई कर रहे हो, एनईडी में भी अप्लाई कर रहे हो, मेरान में, आईबीए में, जीआईकेआई में, कॉमसेट्स में, लम्स में, पाकिस्तान की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज अगर आप उसमें अप्लाई करते हो, इस बैच का फायदा ये है कि तमाम यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट करते हैं। यानी कि भाई एक दफा आपका कोर्स नेट 3 से पहले कवर होगा, फिर नेट 4 से पहले, फिर फास्ट के लिए, फिर जीआईकेआई के लिए, फिर यूईटी के लिए, फिर प्यास के लिए, कॉमसेट्स के लिए, लम्स के लिए, तमाम यूनिवर्सिटीज के इसके अंदर पेपर्स आपको सॉल्व करवाए जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि लाइव क्लासेस के अंदर बच्चों को तमाम, भाई मैं इतने मजे से पेपर्स क्यों सॉल्व करवाता हूं, भाई मैं इन पेपर से क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करता हूं, अपनी क्लासेस के अंदर बच्चों को लाजमी तौर पे करवाता हूं, उन्हें बताता हूं कि भाई देखो 3 दिन पहले मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई इनका आपने बड़ा ख्याल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि लाजमी तौर के ऊपर इन लेक्चर्स को भी गो थ्रू करो। इसके अलावा लाइव क्लासेस का लाजमी तौर पर हिस्सा बनो। लाइव क्लासेस की पूरे साल की फीस बड़ी मामूली सी होती है। इसकी सबसे खास बात कि भाई आपको तमाम के तमाम टेस्ट मिलते हैं प्रॉपर पैटर्न के ऊपर, टाइमर्स के साथ, कि भाई जिस तरह नस्ट के अंदर टाइमर लगा हुआ है 180 मिनट का, जिस तरह एनईडी के अंदर है, जिस तरह फास्ट के अंदर है, जिस तरह आपके पास यूईटी के अंदर है, जिस तरह आपके पास जीआईकेआई के अंदर है, आपको वही सेम सिनेरियो मिलता है। सेकंडली एनटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो वो भी इसमें कवर होगी, तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी इसमें कवर होगी। भाई मेरे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस डिफरेंट होते हैं, मेरे मेडिकल की यूनिवर्सिटीज के बैचेस डिफरेंट होते हैं, मेरे इंजीनियरिंग के बैचेस के डिफरेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आपको हम तमाम सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री भी हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, बिजनेस मैथ्स हो, जर्नल मैथ्स हो, एडवांस मैथ्स हो, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग आप कहां कहां अप्लाई कर रहे हो।
एज लॉन्ग एज आप हमारे सिनेरियो के अंदर फिट हो रहे हो, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अक्सर बच्चे जो पूछते हैं ना कि लाइव क्लासेस के अंदर आपकी वीडियो में डिफरेंस क्या होता है, या लाइव क्लासेस के अंदर या आपकी यूट्यूब की वीडियो में। बेटा यूट्यूब की वीडियो 3 साल पुरानी भी होती है, 4 साल पुरानी भी, अलहमदिल्ला मेरा वही कंटेंट है। कहने का मकसद ये है कि भाई वहां पे 4 साल पुरानी चीज भी पड़ी हुई है, 3 साल पुरानी पड़ी हुई है। यहाँ पे लाइव क्लासेस में एक एक चीज आपको हम मॉडिफाइड वे में लेके चल रहे होते हैं कि भाई इस वक्त क्या चीज चल रही है, इस वक्त कौन से पेपर्स में क्या चीज आ रही है, इस वक्त किस तरीके से आपने एक्ट करना है, और उसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलते हैं कि भाई नस्ट के अंदर 170 प्लस का स्कोर भी मेरे पास नेट 4 से आया। नेट नंबर 1 2025 के अंदर 160 प्लस का स्कोर आया मेरे पास शहीर का। इसके अलावा आईबीए की पहली पोजीशन हो, एनईडी की लास्ट 4 इयर्स की पोजीशन हो, मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन हो, इसके अलावा जीआईके की टॉप 20 के अंदर पोजीशन हो। कोई और इंस्टीट्यूट आप बताइए जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने रिजल्ट्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीजों का ये फायदा भी होता है। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुदारा पास पेपर्स के लेक्चर्स को लाजमी तौर पे कवर करें। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, मैं मेरी कोशिश होती है उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊं। करवाने को तो बेटा मैं भी 5 मिनट की जो है ना फनकारी किस्म की वीडियो बना सकता हूँ पास पेपर्स के ऊपर, पर अगर वो किसी काम की नहीं है तो मैं आपको एक एक चीज खुद से दिखाता हूँ, एक एक चीज खुद से सॉल्व करके दिखाता हूँ विद शॉर्टकट्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो भाई इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।